when you are in the mountains. If you give up, you die. तो हमारी आज की जो कहानी है वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ के ऊपर है जिसका नाम है 14 पीक्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये नीम्स दाई या फिर निर्मल दास एक शख्स के ऊपर है। तो कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि इस कहानी के अंदर बताया गया है कि कैसे निर्मल दास ने सारे दुनिया के 14 पीक्स हिमालयन रेंज के सारे 14 पीक्स पे सबमिट किया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। और दुनिया में सारे माउंटेनियर्स का ये सपना होता है कि वो एक बार कम से कम माउंट एवरेस्ट पे समिट ज़रूर करें। तो क्या आपको पता है कि सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया में 13 और भी ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई है, जिनको डेथ जोन भी कहा जाता है। डेथ जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक आम आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको कम ऑक्सीजन, हेलुसिनेशन, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस और भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे 14 पीक्स पे सबमिट किया है, क्योंकि सारे 14 पीक्स जो कि 8,000 से ऊपर हैं इन पे सबमिट करना एक बहुत ही बड़ी और एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, आखिरी बार जब किसी ने सारे 14 पीक्स पे सबमिट किया था तो उसका जो सबसे फास्टेस्ट ड्यूरेशन था वो था 7 ईयर्स। और फिर 2019 में नीम्स दाई ने आके जब ये अनाउंसमेंट किया कि मैं यही 14 पीक्स सिर्फ 7 महीने में करने जा रहा हूँ, तो सारे माउंटेनियर कम्युनिटी के अंदर एक हंगामा हो गया था। क्योंकि अब फ़र्क देख सकते हैं, 7 साल और 7 महीने, ये एक नामुमकिन सा टास्क था। इसीलिए जैसे ही सबको पता चला और उन्होंने नीम्स दाई से इस बारे में बात की तो सबका एक ही ओपिनियन था कि नीम्स ये नहीं हो सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो नीम्स दाई ने इस प्रोजेक्ट का नाम ही रख दिया, प्रोजेक्ट पॉसिबल। नीम्स दाई का जन्म 25 जुलाई 1983 में नेपाल की एक हम्बल फैमिली में हुआ था। और निम्स की तरह उनके पिताजी भी ऑलरेडी ब्रिटिश गुरखा में सर्व कर चुके थे। और निम्स को बचपन से ही काफ़ी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़े थे घर के अंदर, और वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे। और फैमिली बड़ी होने की वजह से जो भी घर का बड़ा था, जैसे फादर या फिर बड़ा भाई, तो उनको फैमिली का गुजारे के लिए जॉब करनी पड़ती थी और काफ़ी हार्डशिप थी। तो निम्स को ये चीज़ बचपन से पता थी कि मुझे इन चीज़ों से अपनी फैमिली को बाहर लाना है, और जिसके लिए उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, वो था गुरखा। तो एज ए नेपाली गुरखा के अंदर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जिस साल निम्स का 2003 में गुरखा में सिलेक्शन हुआ था, उस साल ऑलरेडी 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 230 लोग उसके अंदर सेलेक्ट हो पाए। तो आप लेवल ऑफ कंपटीशन देख सकते हैं। जो नीम्स दाई का जो माइंडसेट था वो शुरू से ही काफ़ी सेलेक्टिव था, कि मतलब वो नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि इम्पॉसिबल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, इफ़ यू पुट योर माइंड इनटू समथिंग एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग। तो बताना चाहूँगा कि जब वो सिर्फ 14-15 के थे, वो हॉस्टल में पढ़ते थे एक कम्युनिटी स्कूल के अंदर, जिसके अंदर उनको हॉस्टल और स्कूल के अलावा बाहर के प्रेमिसेस पे जाना अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे ट्रेनिंग सुबह 7 बजे से शुरू होती थी, लेकिन उनको पता था कि इतने बड़े कंपटीशन को पार करके गुरखा के लिए सेलेक्ट होना, वो भी इस ट्रेनिंग के साथ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे इनकी कंपटीशन लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा और इनको हराना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो अपनी ट्रेनिंग खुद रात को 2 बजे जाके बिना किसी को बताए और रनिंग और बाकी सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे। उसके बाद वो प्रेमिसेस के अंदर आने के बाद 7 बजे, उसके बाद उनकी एक कॉमन प्रैक्टिस होती। तो उनको पता था कि मुझे कैसे कंपटीशन को आउट करना है, कंपटीशन को बीट करना है बचपन से ही। तो फाइनली 2003 में निम्स दाई का सिलेक्शन हो गया था गुरखा के अंदर, और वहाँ जाने के बाद भी वो एक ऑलरेडी एक अचीवमेंट थी और फैमिली भी काफ़ी खुश थी, बट वो इससे भी रुकने वाले नहीं थे। उनको पता चला कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्स जो कि SPS और SAS है, उसके अंदर उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि इसके अंदर जाने का क्या प्रोसीजर है, और मैं जाना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने हमेशा से इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए वो अटल रहे। तो उन्होंने 2007-8 में SBS ज्वाइन करने का माइंडसेट किया। तब भी उनको सबने ये बताया कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्स में आज तक कोई भी गुरखा सेलेक्ट नहीं हुआ है, और इनसे पहले एक्चुअली कोई नहीं हुआ था। इनको बताया गया कि SPS के अंदर सेलेक्ट होना सिर्फ मेंटल और फिज़िकल टफनेस के अलावा एक ह्यूमर भी रिक्वायर्ड है।
तो उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बताया कि आई यूज़ टू क्रैक जोक्स, क्योंकि मैं नेपाल से आता हूँ तो हमारा ह्यूमर और ब्रिटिश ह्यूमर में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो इतने ज़्यादा ड्रिवन थे अपने क्राफ्ट को लेके कि उन्होंने ब्रिटिश जोक्स और ब्रिटिश ह्यूमर पे काम किया। और फाइनली इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने SBS में 2009 में सिलेक्शन पूरा किया, और फाइनली 2018 में उन्होंने जो ब्रिटिश की सबसे एलीट फोर्स होती है SAS, उसके अंदर भी सेलेक्ट हुए थे। SAS को आप इसी तरह मान सकते हैं कि US की मरीन या नेवी सील या फिर इंडियन आर्मी की पैरा SF। तो 2011 में SBS में रहते हुए उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें एक गोली लग गई थी ऑपरेशंस के दौरान, तो उनको थोड़ी इंजरी हुई थी उनके पैर पे, जहाँ वो रूफ टॉप से गिर गए थे। और 2018 तक उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ था। 2012 से वो कुछ माउंटेनियर एक्सपीडिशंस में इन्वॉल्व रहे थे, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सबमिट किया था 2012। और उसके बाद तो 2018 में उन्होंने अपना ये माइंडसेट बनाया कि मुझे ना अब आर्मी छोड़ के रिटायरमेंट लेके, हालांकि उनके 16 साल ऑलरेडी पूरे हो चुके थे, और 6 साल के बाद उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन अब उनका माइंडसेट ये था कि मुझे अब पहाड़ों पे जीत करनी है, पहाड़ों पे फतेह कर। तो उन्होंने ये बोला कि एक मेरे पास एक टास्क है कि सारे 14 पीक्स इनके ऊपर सिर्फ 7 महीने के अंदर जाना। तो जब उनसे पूछा गया कि इनका मेन रीज़न क्या है आखिर ये करने का, एक इम्पॉसिबल टास्क करने का, तो उन्होंने 2 मेन रीज़न बताए। पहला तो ये कि दुनिया को ये बताना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और कोई भी अगर अपना माइंडसेट ठीक रखे और मेहनत करे तो एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग। और दूसरा ये था कि जो नेपाल की माउंटेनियर कम्युनिटी है वो एक पायनियर है पूरी दुनिया में माउंटेनियरिंग के लिए, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली जो कि एक यूरोपियन या एक अमेरिकन या फिर दुनिया के और वेस्ट के जो माउंटेनियर हैं उनको मिली थी। तो उनकी ये 2 मेन रीज़न थे। और आपको बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने ये फैसला लिया था और जब रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने आर्मी से, तो तब आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी वो फैमिली के एक फाइनेंशियल एसेट थे। तो बाकी लोग तो उनसे थोड़े से नाराज़ थे ही, उनकी फैमिली भी उनसे थोड़ी सी नाराज़ थी, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एसेट थे सबसे बड़ी फैमिली के। बट उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और कुछ बहुत ही क्रेजी किस्से हैं उनके इस एक्सपीडिशन के दौरान भी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं सारी बताने बैठूँ तो आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच इट नेटफ्लिक्स ओनली, तब आपको इसका एक रियल फील मिलेगा। बट ऑडिबली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कुछ चीज़ें बहुत ही क्रेजी थी, जैसे कि उन्होंने 14 में से 3 पीक्स पे 48 घंटे के अंदर सबमिट किया था। और एक बार जब वो अन्नपूर्णा समिट से वापस आ रहे थे तो उनके एक दूसरा फेलो माउंटेनियर्स ने उन्होंने बताया कि एक माउंटेनियर यहाँ पे गिरा हुआ है और ही इज़ मिसिंग द ऑक्सीजन। तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसे दिया और बिना ऑक्सीजन के उतरे थे वो वहाँ से। दिस इज़ सो क्रेजी। और एक बार वो कंचनजंगा पे जाने से पहले पूरी रात पार्टी कर रहे थे, तो उनकी जो पूरी टीम है, जो उनकी एक दूसरी चाइनीज़ टीम जिनके साथ जानी थी, वो नहीं जा पाई था बिकॉज दे वर सो हाई। बट आधी नींद में पार्टी करने के बावजूद वो जाके उन्होंने टाइम पे से सबमिट किया था। उन्होंने अपनी ये जो एक्सपीडिशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सारे 14 पीक्स को। पहला जो पार्ट था वो नेपाल के माउंटेन्स इंक्लूडिंग द माइटी माउंट एवरेस्ट, और दूसरा उनका जो सेक्टर था वो पाकिस्तान का था, इसमें इंक्लूडिंग द डेडली K2, और तीसरे के लिए उन्हें जाना था लद्दाख, जिसके अंदर उन्हें परमिशन लेना था चाइना से। तो ये जो एक्सपीडिशन था, ये जो पूरा एक इम्पॉसिबल सा टास्क था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन निम्स दाई का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड सर। तो उन्होंने 7 महीने में ये कमिटमेंट की और 6 महीने 6 दिन के अंदर फाइनली उन्होंने एक्सपीडिशन पूरा किया और दुनिया को दिखा दिया कि आखिर वो क्या चीज़ है। तो गाइज, फॉर द रियल फील आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। Paki signing out for the video. We'll see you next time. Come from, you can show the world nothing is impossible. Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood.